वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। जो क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक आवश्यक सूचना है, क्योंकि सीनियर ऑनलाइन स्टडी आज से क्लास 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि फर्स्ट क्लास आज आप लोग का चल रहा है, फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, इसी तरह टोटल प्रिपरेशन आप लोग का करवा दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से स्टूडेंट का क्या हो गया था, प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाया, यानी पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में, और अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं। जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि 10th का भी क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मेरे चैनल पे क्लास 12th का प्रिपरेशन चल रहा था, क्योंकि कुछ टाइम के लिए क्लास 12th का प्रिपरेशन स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो भी होगा, सिलेबस नहीं ख़त्म किया जाएगा, बल्कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्रैश कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आपको किसी भी प्रकार का क्या हो, दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे में दिक्कत होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ऐसे सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चल रहा है फिजिक्स। ठीक है, लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी का जो चैप्टर का जो वीडियो आएगा, उसमें आपको 2 नंबर से रिलेटेड जो सवाल एग्ज़ाम में आएगा वो वीवीआई सवाल बता दिया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में इससे आने वाला सवाल वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जो हर बार रिपीटेड सवाल है वो भी आप लोग का क्या किया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बार बार रिपीटेड है। ठीक है, हर बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल। जो है, अवतल दर्पण के सामने ही क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। यानी जिस मिरर का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ये सवाल याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़ी रहें, ठीक है, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण है संभावता, यानी जिस दर्पण के सामने आप थोड़ा सा दूर पे ही खड़े रहे, ठीक है, कितना भी दूर रहे, लेकिन वो दर्पण जो है आपका जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। तो आपको ये बताना है कि आप किस दर्पण के सामने खड़े हैं। ठीक है, ये बताना है। इस बार का वीवीआई मारते हैं, हो सकता है एग्जाम में इस बार आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए केवल उत्तल, ऑप्शन बी केवल समतल, ऑप्शन सी केवल अवतल, ऑप्शन डी या तो समतल या उत्तल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समतल या उत्तल। यानी सीधा जो प्रतीत जो होता है प्रतिबिंब, वो उत्तल में भी होता है और समतल में भी होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं कीजिए। अगर ऑप्शन में आपका समतल भी है, ठीक है, अगर उत्तल भी है, ठीक है, अगर दोनों दिया हुआ है तो आपको समतल या उत्तल उस पर टिक करना है। अगर एग्जाम में समतल नहीं दिया हुआ, अगर उत्तल दिया हुआ है तो आपको उत्तल पे ही टिक करना है। ठीक है, गोला लगाना है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में एक ज़रूरी बात बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। जिन स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो हमारे क्लास में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा, और अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, इस बार एग्ज़ाम में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आपतन कोण वह है जो, यानी डिफिनेशन जो है पूछ रहा है आपतन कोण का डिफिनेशन क्या होगा, मतलब थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, आपको डिफिनेशन पूरा करना है जो इसका सूटेबल होना चाहिए। जो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के माध्यम से पढ़े होंगे तो उनको आपतन कोण में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर जिन्हें किन्हीं भी प्रकार का दिक्कत होगा, डिफिनेशन नहीं भी याद है, तो आज के क्लास में आपको डिफिनेशन भी याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है। ऑप्शन बी, परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है। ऑप्शन सी, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, ठीक है। ऑप्शन डी, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आपतन कोण कहाँ बनता है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब पर क्या करती है, आपतन कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। और ये जो आपतन कोण परावर्तन कोण है ये सभी आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर देंगे, फिगर के साथ बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी वीडियो मिलेगा, अन्यथा नहीं तो नेक्स्ट क्लास का मतलब आगे के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि क्या फरवरी में एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट का। और अगर कोई अगर वीडियो ये देख रहे होंगे कि किसी अन्य राज्य के हैं तो उनको भी घबराना नहीं है, उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी राज्य में क्या होते हैं एनसीईआरटी ही पैटर्न का क्या होता है सवाल आता है, ठीक है। वो चाहे यूपी हो, ठीक है, या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, ठीक है, तो वो सभी जगह क्या आता है एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर जो हम बता रहे फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट पूरा अगर फिगर के साथ ये जान चुके हैं अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखना है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कैसा प्रतीत होगा, अगर ये सब पढ़ चुके हैं तो आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसमें से बहुत ऐसे सवाल है जो आपको किसी ना किसी ईयर्स में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सी यानी वक्रता केंद्र, ठीक। ऑप्शन बी एफ यानी फोकस। ऑप्शन सी पी यानी ध्रुव। ऑप्शन डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस। जब अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद, ठीक है, तो बिंदु कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर क्या होती है गुजरती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी f हो, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए f/1/2, ऑप्शन बी f बराबर 2r, ऑप्शन सी f बराबर 3r/2, ऑप्शन डी होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट है, ऑप्शन डी होगा f बराबर 0 0 0 0 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और बचा ये, ठीक है। क्वेश्चन ए और सी ये दोनों में कन्फ्यूजन वाली बात है, ठीक है। यानी फोकस दूरी का जिनको फार्मूला पता होगा वो ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए f बराबर 1/2 होगा, ठीक है। फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है
एफ बराबर r/2 होता है, बल्कि वहाँ r नहीं है तो 1 होगा। ऐसे c हो सकता था, बल्कि 3 है ना, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना, पकड़ना। आपको कन्फ्यूजन के लिए बहुत से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव आपको कन्फ्यूजन करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, यानी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, वो भी आंसर का चेंजिंग है। वहाँ पे कुछ और दिया था क्वेश्चन 5 में, और क्वेश्चन 6 में मतलब पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या डाउट क्लियर किया है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर देखते, ऑप्शन ए r/2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी f बराबर r/2, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ ए दे दिया है, ये भी मिसप्रिंट है, r बराबर f/2। तो आपको क्या करना है, फोकसांतर यानी फोकस, फोकस f, ठीक है, वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध दर्शाएगा। तो कैसा होगा, तो आपको क्या करना, पहले क्या करा, फोकसांतर का करा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी f बराबर r/2 क्या कर रहा है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला भी है फोकस बराबर r/2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, अगर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट वस्तु के बारे में नहीं समझे होंगे, मतलब किस वस्तु कहाँ रखा जाता है, थोड़ा अगर फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो उनको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। ठीक है, अगर किसी मतलब जो भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी हम आपके क्या कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़ने से ये पता चलता है कि स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, क्या करना है। अगर दिक्कत नहीं होता है तो ठीक है, तो क्लास चलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। परावर्तन कोण का वह कोण है जो, ठीक है, बस छोटा सा दिया हुआ है, पूरा इसको हम करेंगे। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 का राइट आंसर। ऑप्शन ए परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन बी आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन सी परावर्तित किरण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, यानी परावर्तन कोण कहाँ से बनता है वो बताना है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब जो बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, एक डिफिनेशन भी बन गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं जब परावर्तित किरण दर्पण की सतह से आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये सभी डाउट अगले नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव देखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अगले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अगर जो समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जिनको भी दिक्कत होगा तो अगर ज़्यादा अगर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ सर मतलब उसमें क्लियर कर दीजिए अच्छा से, तो आपको ये पूरा मतलब डाउट ही नहीं होगा। आप ये समझिए आपतन बिंदु से कैसे होगा, परावर्तन कैसे होता है, आपतन बिंदु कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की है। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस के दूरी के सामने कई कितना होता है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी दुगुनी होती है, ऑप्शन सी एक चौथाई होती है, ऑप्शन डी एक तिहाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुगुनी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्वेश्चन समझिए, अगर जो स्टूडेंट अगर वस्तु के बारे में पूरा अगर क्लियर नहीं कर चुके होंगे तो उनको ये क्लास में दिक्कत होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है, थोड़ा कोशिश कीजिए, समझिए। ठीक है, या बुक उल्टाइएगा तो पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर ये वीडियो देखिएगा तो पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर पूरा अच्छा तरह से अगर आपको समझना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कौन सा दर्पण में होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समतल। ठीक है, यानी सीधा प्रतिबिंब होता है तो वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा फोकस पर रखे गए एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक प्रतिबिंब स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। ठीक है, थोड़ा आप फास्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, थोड़ा स्पीड में, कहीं क्यों ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पूरा आज ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, ठीक है, पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको किसी भी प्रकार का क्या हो दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ये नॉमिनिकल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो आपको कैसे बनाना है वो जानना है, क्योंकि फोकस दूरी मांगना है। तो फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? यानी F बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बाय 2। तो जिसमें कि आपको फोकस दूरी मांग रहा है, वक्रता त्रिज्या कितना है? वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, तो R का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बट्टे 2 काट देंगे, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन नंबर 11 में 25 सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, यानी मेरा क्या होगा? 11 इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का आवर्धन प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है? क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का आवर्धन प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें तीनों दर्पण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
अवतल दर्पण से बनाया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए -1D, ऑप्शन बी 1D, ऑप्शन सी 2D, ऑप्शन डी 1.5D। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है? 1D होता है। ठीक है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यानी नहीं आना चाहिए जितना बार उतना बार आ चुका है। ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई है, इसे पूरा का पूरा याद ही कर लीजिए, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक अवतल दर्पण में यदि एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा होगा, ऑप्शन बी वास्तविक और बड़ा भी होगा, ऑप्शन सी आभासी और काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी काल्पनिक और छोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आभासी होगा, काल्पनिक होगा और बड़ा भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। 15 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्लस इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन बी माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन सी प्लस माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन डी माइनस प्लस इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लस इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, देखिए ये सवाल इसमें क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन में टोटल यही सवाल आएगा और अपवर्तन में भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा होगा, नहीं होगा। ठीक है, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन सी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 17 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांच में। ठीक है, कांच में क्या होता है? न्यूनतम वेग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न जो आवर्धन होता है वो कैसा कितना होता है वो बताना है। तो चलिए 18 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हमेशा 1 से कम होता है, ऑप्शन बी हमेशा 1 से अधिक होता है, ऑप्शन सी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, ऑप्शन डी हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से कम हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, उपयुक्त नहीं यहाँ होगा किया जा सकता है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, किया जा सकता है। तो चलिए 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी प्लास्टिक में, ऑप्शन डी मिट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी में क्या होता है? पदार्थ लेंस बनने का उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, लेंस किससे नहीं बन सकता है? मिट्टी से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ठीक है, किसके लिए सत्य है इसे तो आप लोग जानते होंगे। ये किसका फॉर्मूला है? फोकस का है। ये किसका है? फोकस का है। देखते हैं किसके बीच संबंध क्या करता है? स्थापित करता है सत्य में। 20 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन सी ना तो अवतल दर्पण के लिए और ना ही उत्तल दर्पण के लिए। ऑप्शन डी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए भी क्या करता है? F बराबर R/2 क्या कर सकते हैं? सत्यापन कर सकते हैं। वो चाहे उत्तल दर्पण में इसका मतलब पूछे, ठीक है, या अवतल दर्पण पूछे, तो दोनों में क्या लग सकता है? फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले के ऊपर तो क्वेश्चन में 21 देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगर प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो चलिए क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीधा होगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनेगा जो प्रतिबिंब वो कैसा प्रतीत होगा वो बताना है। 22 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा होता है। ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा होता है। ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा? आभासी होगा तथा सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 देखते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में वस्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु छोटा होता है। ठीक है, पर वस्तु हमेशा प्रतिबिंब से छोटा होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये क्लियर रखिए क्योंकि ये सवाल भी हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है इस बार। ठीक है, 10th वाले स्टूडेंट थोड़ा बढ़िया से देखिए। ठीक है, और ये अदर एग्जाम में भी काम आएगा, जैसे ITI पॉलिटेक्निक में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 24 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? तो चलिए देखते हैं। 24 हमेशा उल्टा होगा। ऑप्शन बी हमेशा सीधा होगा। ऑप्शन सी उल्टा और सीधा भी होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमेशा सीधा होता है किसमें? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। आप आगे पढ़ चुके थे, आभासी होता है। ठीक है, और सीधा भी होता है। ठीक है, आगे पढ़ चुके थे। ठीक है, 22 वाला सवाल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 देखते हैं। आज आप लोगों को टोटल सवाल करवा दिया जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 43 सवाल है, जिससे आपको प्रकाश का परावर्तन में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से मतलब अलग नहीं आ सकता है। ठीक है, इससे हट के सवाल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 देखते हैं। चलिए 25 देखते हैं। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी।
4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो चलिए कैसा होगा। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अवतल लेंस में फोकस दूरी 4D वाले क्षमता में 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26, एक गोलीय दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, मीटर ऋणात्मक, इसका अर्थात है कि प्रतिबिंब कैसा है। कैसा भी हो, ठीक है, कितना भी क्षमता वाला हो, अगर जहाँ प्रतिबिंब बनने वाला कहेगा गोलीय दर्पण में, वो कैसा प्रतिबिंब होगा वो बताना है। ठीक है, ना कि आपको कुछ करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते 26 का। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी वस्तु से छोटा, ऑप्शन डी वस्तु से बड़ा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उल्टा होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब आवर्धन मीटर में ऋणात्मक, इसका अर्थात है प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। ठीक है, ऋणात्मक में प्रतिबिंब आवर्धन में क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा। तो 27 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए +5 डायप्टर, ऑप्शन बी -5 डायप्टर, ऑप्शन सी -2 डायप्टर, ऑप्शन डी +2 डायप्टर। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी +2 डायप्टर होता है 50 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, फोकसांतर का क्षमता कितना होता है, +2 डायप्टर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये डायप्टर कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और जहाँ अगर आपके साथ कोई भी किसी भी संख्या के साथ डी लगा हो तो उससे डायप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो मोटर गाड़ी चलाते हैं उनके सामने जो मिरर लगा हुआ रहता है यानी दर्पण, वो कौन सा होता है। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, वीवीआई है। तो 28 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो मिरर रहता है यानी दर्पण, वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। 29 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए समतल में, ऑप्शन बी अवतल में, ऑप्शन सी उत्तल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में आता है बार बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के किस ओर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ दर्पण के, यानी दर्पण के किस ओर रखेंगे जो प्रतिबिंब क्या होगा, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं 13 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन बी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन सी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच क्या करना चाहिए, हजामत बनाने के लिए रखना चाहिए। प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण में। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 2D क्षमता वाली यानी 2 डायप्टर क्षमता वाली लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ये सवाल देखिए, अब कुछ सोचेंगे इसका आंसर होगा डी, बल्कि ये गलत होगा, क्योंकि इससे जो पहले जो सवाल देखा गया था उसमें लेंस का जो क्षमता जो बोला गया था वो किस में बोला गया था, उत्तल लेंस में बताया गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे सिर्फ लेंस में पूछ रहा है, ना ही अवतल में पूछ रहा है, ना ही उत्तल में पूछ रहा है।
ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। एक बार में डायरेक्ट आंसर नहीं मारना, पहले सवाल समझिए उसके बाद आंसर मारिएगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए डायोप्टर कैसे निकाला जाता है अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एक डायोप्टर का वीडियो अगर आप लोग का कमेंट आता है तो आज ही आपको 10 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है, या नाइट में आप लोग को डायोप्टर निकालने का कैसे निकाला जाता है उस पर एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायोप्टर निकालने में किसी भी प्रकार का क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। लेंस का हो या उत्तल लेंस का हो या अवतल लेंस का हो, सभी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, डायोप्टर निकाल सकते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 ना। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अब देखिए, हम बोले थे ना, आपको अगर वो चीज़ पता होगा वस्तु को कहाँ रख सकते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ पर क्या रखेंगे क्या बनेगा, इस पे एक वीडियो आना निश्चित बनता है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहिएगा वीडियो तो आप लोग को क्लास में वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एकदम समझा के, उत्तल अवतल दोनों में और लेंस में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। 32 अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, 32 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी फोकस के अंदर, ऑप्शन डी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोकस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, फोकस के अंदर जो रहता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट भी है। ये भी सवाल बार बार एग्जाम में आ चुका है, 10th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्योंकि बार बार ये सवाल आता है, मतलब जो बार बार आता है तो उसे मोस्ट वीवीआई कहा जाता है, तो इस बार आने की भी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो चलिए देखते हैं। 33 ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, 2 नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और 35 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और 34 लग रहा है मिसप्रिंट हो गया, लग रहा है नहीं आया। तो चलिए तो 35 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक होता है। समतल दर्पण में जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। तो आप लोग पीछे के वीडियो, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे कि फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है आज के क्लास में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए निकालते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, फोकस बराबर। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर बाय 2, काटेंगे कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 16 सेंटीमीटर किसी में है, हाँ है, किस में है, ऑप्शन ए में है।
ऑप्शन ए में क्या है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आज फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है। बस फार्मूला लगाइए, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या का मान देखिए। वो ठीक है, वो आर के जगह पे वहाँ मान रखिए और 2 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए। अगर जिनको भाग नहीं आता है तो उसमें तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अब कुछ कुछ कमेंट कर देंगे सर भाग कैसे देंगे, तो भाई नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग दिया जाता है। अब कुछ कहेंगे भाग ही नहीं आता है तो बात गलत है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। ठीक है, 37। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। क्या होता है, मुड़ जाता है। हवा से कांच में जब प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर के निकट आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो चलिए 38 देखते हैं। ठीक है, 38। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए शुरू से लेके मतलब पीछे के क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते आ रहे हैं, फोकस दूरी। अब आपको निकालना है वक्रता त्रिज्या। अगर आपको वक्रता त्रिज्या का अगर फार्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हैं, फोकस का वक्रता त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं है, बस फार्मूला निकालिए, मान बैठाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। सिर्फ यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग का ही क्रिया होता है हर चीज़ में। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है 2f, यानी आर बराबर 2 गुने फोकस। तो अब देखिए, तो यहाँ 2 गुने फोकस का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर। देख लिए ना, फार्मूला क्या होता है, आर बराबर 2f बराबर 2 गुने 10। फोकस का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तो गुना कर दिए क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। देख लिए ना, तो 38 का राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। देखें कुछ था, कुछ नहीं था, बस फार्मूला पता होना चाहिए। आपका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है आर बराबर 2f। ठीक है, एग्जाम में आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 देखते हैं। एक अवतल दर्पण की 39 चलिए दोनों सवाल सेम ही सवाल है। ठीक है, दोनों सवाल सेम ही आ गया है, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो चलिए 39 भी उसी तरह से बनेगा। ठीक है, क्या होगा 2f। ठीक है, मिसप्रिंट कहिए उसको, 2 सवाल रिपीटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, दर्पण लेंस कौन सा है तो वो बताना। चलिए 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41 देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी आगे में जो लेंस लगा हुआ होता है कैमरा के आगे में, वो कौन सा लेंस होता है जो फोटोग्राफर के द्वारा अभिदृश्यक, यानी जो लेंस की मदद से जो फोटो खींचा जाता है वो कौन सा लेंस रहता है लगा हुआ, लेंस या दर्पण देख लेते हैं। तो चलिए 41 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ठीक है, 41 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, लगा हुआ रहता है कैमरा के आगे। ठीक है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। कैमरा के आगे भी कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और ये सवाल भी भिविया है। ठीक है, और इस बार का भी भिविया मारते हैं। ठीक है, एग्जाम में 10th वाले स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, 10th वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बार बार 20 याद रह जाता है ना। 42, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, ना कि यहाँ नॉमिनल निकालना। आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में। ठीक है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में। तो चलिए 42 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दर्पण के फोकस पर, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में यही सवाल आएगा और अपवर्तन में भी आएगा। कहाँ से जब प्रकाश जाएगी कहाँ से गुजरेगी, क्या गुजरेगी, ये सभी आपको प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आप लोग को अगर चाहिए वस्तु कहाँ बनता है, कैसा बनता है, अगर इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 43 साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। आप देखिए, साइड मिरर ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और इस बार का वीवीआई मारते हैं, 10th वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो देखिए 43 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। ठीक है, साइड मिरर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का किया जाता है। अब साइड मिरर नहीं समझ रहे, मोटर गाड़ी के जो साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, देखिए मोटर गाड़ी से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें दे दिया है साइड मिरर। ठीक है, और या ये भी आ सकता है मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण ही होगा। साइड मिरर किस में लगा हुआ रहेगा, या गाड़ी में लगा हुआ रहेगा, मोटरसाइकिल में लगा हुआ रहेगा, तो वो उत्तल ही दर्पण होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास अगर आप लोग को कैसा लगा 10th वाले स्टूडेंट, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िएगा, क्योंकि लॉकडाउन में यानी कोविड-19 के कारण बहुत से स्टूडेंट का पढ़ाई नहीं हो पाया। एग्ज़ाम तो होने वाला है आप लोग का फरवरी में। ठीक है, तो अच्छा से प्रिपरेशन करने के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए यहाँ पे जुड़े। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई चार्जिंग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन से 2 नंबर का सवाल जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, उस तरह मतलब आप लोग को जो तैयारी करवाया जाएगा यहाँ पे क्रैश कोर्स, जो एग्ज़ाम में आपको वो सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपको मार्क्स लेने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो हम लोग भी जल्द से जल्द, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास इसी तरह चलता रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डे आप लोग को मिलेगा प्रकाश के परावर्तन में 2 नंबर का सवाल मिलेगा। अगर उसी में टाइम मिल गया तो 5 नंबर का भी सवाल आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। कल आपका पूरा क्लास ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे आप लोग का बायोलॉजी या केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री आप लोग को पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सोचिए तो दिसंबर तक में आप लोग का पूरा साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे साइंस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, आर्ट का प्रिपरेशन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अगर
अगर आप लोग का डिमांड हुआ तो टीचर रख के आप लोग को क्या किया जाएगा, आर्ट्स का भी 10th वाले स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, साइंस के लिए कोई चिंता मत कीजिए, साइंस का पूरा मार्क्स अच्छे तरह से मार्क्स क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, एग्ज़ाम में ले आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है, और उनको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है, और आपको भी हेल्प मिलेगा। अगर उनको हेल्प मिलेगा तो ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, यानी उससे ये पता चलेगा कितने व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कितना स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसी तरह क्या होगा, आप लोग को एग्ज़ाम से पहले आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा साइंस का। ठीक है, दिसंबर तक सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट, 1 मंथ बचेगा, आपको तैयारी करना है। क्या 30 दिन में तैयारी नहीं कर सकते, आपको इतना गारंटी मिल रहा है। दिसंबर तक पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जनवरी में आपको बस 1 मंथ आपको तैयारी करना है, पूरा दिन रात एक कर दीजिए, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे क्लास में तैयारी करवाया जाएगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अभी नॉमिनिकल कैसे निकालते वो सीख गए होंगे, ऑब्जेक्टिव कुछ याद हो गया होगा, 1-2 बार और वीडियो देखिएगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा क्या कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड मत कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिए, जितना बार वॉच करना है तब याद होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यानी हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, क्विक आपके पास आ जाएगा, तुरंत आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा आज किस क्लास का वीडियो आया है। ठीक है, और एक बात और, अगर 12th के स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 12th का भी क्लास क्या किया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के दृष्टि से आप लोग का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल का प्रिपरेशन भी करवा दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ समय के लिए आप लोग का क्लास स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अगर आप लोग की वीडियो की मांग होगी तो, ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट के लिए है, यानी अगर 10th के भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके घर में कोई 12th के स्टूडेंट हैं, कोई बड़े भाई होंगे, उनको भी ये सूचना दे सकते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए क्लास 12th का प्रिपरेशन रोका गया था, ठीक है, अब स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। दिसंबर तक में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपके कमेंट से ही पता चलेगा, अगर आपको 12th का क्लास का वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।